हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग जो है चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी का, जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में इसमें दे रखा है कि क्या आपने कभी चेस खेला है। अगर आपने खेला है तो आपको पता होगा कि चेस में कुछ सर्टेन रूल्स जो होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर क्या हो कि अगर ब्लैक नाइट जो है वो स्ट्रेट चलने लगे, जो घोड़ा है काला घोड़ा वो स्ट्रेट चलने लगे, रादर देन 2.5 स्क्वायर्स जो चलता है वो 2.5 कदम, उसकी जगह अगर वो सीधे चलने लगे। या फिर अगर किसी गेम ऑफ क्रिकेट जो है, गेम ऑफ क्रिकेट यानी कि क्रिकेट में जो है वो कोई भी एम्पायर ना हो। कोई भी अगर स्पोर्ट होता है तो उसमें हमको कुछ रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम रूल्स को बदल देंगे तो जो गेम का जो आउटकम है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अ, कोई कोई भी अगर कोई भी गेम होता है तो वो इट डिमांड्स कि एक इम्पार्शियल एम्पायर होना चाहिए, जिसका जो डिसीजन है वो सभी लोग एक्सेप्ट करें उस डिसीजन को। द रूल्स एंड द एम्पायर हैव टू बी एग्रीड अपॉन बिफोर वी बिगिन टू प्ले अ गेम। कोई भी गेम खेलने से पहले उसके जो रूल्स है और जो उसके एम्पायर जो है उसके, उन दोनों के लिए सभी जितने भी प्लेयर्स है उस गेम में सभी लोग जो है वो अनुमति दें उन रूल्स से रिलेट उन रूल्स के लिए कि हाँ ये सर्टेन जो रूल्स हैं ये हम फॉलो करेंगे। और वहीं साथ साथ ये जो अंपायर के जो डिसीजन हैं उनको हम ओबे करेंगे। तो ये दो चीज जो है इसमें कोहेरेंस बैठना बहुत जरूरी है कोई भी जो गेम है उसको शुरू करने से पहले। अगर जो गेम के बारे में है वही इलेक्शंस के बारे में भी सही है। वही इट इज ट्रू फॉर इलेक्शंस एज वेल। देयर आर डिफरेंट रूल्स और सिस्टम्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। अब सॉरी, अब हम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं। या इलेक्शन कंडक्ट कराने के जो आउटकम है इलेक्शन का वो डिपेंड करता है हमने कौन से रूल्स अडॉप्ट किए उस चीज पे। हमें कुछ मशीनरी की ज़रूरत होती है इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए इन एन इम्पार्शियल मैनर। अगर हमें इम्पार्शियल मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने हैं, अगर हमें फेयर और जस्ट इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट कराने हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। Since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin, these can be left to any government. मतलब ये एक ऐसे डिसीजंस है जो कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्शंस के शुरू होने से पहले, उससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है वो शुरू होने से पहले ये डिसीजंस ले लेने चाहिए। और ये डिसीजंस जो है ये डिसाइड करते हैं कि आउटकम का क्या होने वाला है इलेक्शन का। तो ये जो बेसिक डिसीजंस होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये सारे जो डिसीजंस हैं अबाउट इलेक्शंस आर रिटन डाउन। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं इन्हीं रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। हम फोकस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट मेथड होती है ऑफ इलेक्शंस की, ऑफ इलेक्शन chosen in a constitution and the implications of the constitution provisions regarding impartial machinery for conducting elections। कि भाई मतलब अगर इलेक्शन अगर आपको इम्पार्शली कंडक्ट कराने हैं, अगर आपको फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखे गए हैं रिगार्डिंग फेयर कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस। क्या हमने मेथड्स जो है वो हमने अडॉप्ट की है इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, कौन कौन सी डिफरेंट मेथड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। हम कुछ ऐसे सजेशंस के ऊपर भी लिखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंड करने की जो बात करते हैं, ऐसे कुछ सजेशंस के बारे में भी देखेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन अ कंट्री, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द डिबेट और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये चार चीजें हमको समझ आएंगी कि कौन सी मेथड जो है वो यूज करते हैं हम लोग इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। कौन सा हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट किया इन अ कंट्री, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और भी बहुत सारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जितने भी सिस्टम्स हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये सब हम जानेंगे।
द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के लिए क्या मतलब जो प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मतलब ये जो इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस है इसमें क्या नए सुधार करने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए गवर्नमेंट्स को, उसके बारे में भी जो डिबेट चलती है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम पूछते हैं, सब दो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट इलेक्शन और डेमोक्रेसी अपने आप से। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? क्या हमारे पास जो है वो डेमोक्रेसी हो सकती है एक कंट्री में अगर उस कंट्री में इलेक्शन ही ना हो? कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? या क्या हम लोग इलेक्शंस होल्ड कर सकते हैं अगर हमारे पास डेमोक्रेसी ही ना हो तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए हम अब आगे बढ़ेंगे। अब चलो let us have a discussion in the classroom on both these questions by using examples from whatever we have learned so far in the previous classes. जो previous classes में हमने जो भी पढ़ा है उसको यूज करके उनके एग्जाम्पल्स को लेके हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें रिमाइंड करता है ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा है कि रिप्रेजेंटेशन जो है लार्ज डेमोक्रेसी में वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो पार्ट नहीं ले पाएंगे डिसीजन में, एवरी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है उसमें वो पार्ट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो सिटीजन्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो जो है वो डिसीजंस लेते हैं और जो रेगुलेशंस है जो पॉलिसीज है वो फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। दिस इज हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पोर्टेंट, और इसीलिए जो है वो इलेक्शंस जरूरी हो जाते हैं क्योंकि एवरीडे जो डिसीजंस होते हैं, हर एक जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें जो सिटीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्ट लेते हैं। और इसी ये जो है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है और लार्ज डेमोक्रेसी में ज्यादातर यही फॉलो किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें एक एज अ डेमोक्रेसी, हमारा जो माइंड है वो इट टर्न्स टू द लास्ट इलेक्शंस, वो कहीं ना कहीं हमको लास्ट इलेक्शंस की याद दिलाता है, ठीक है, जो कि 2019 में कंडक्ट किए गए थे। Elections have today become the most visible symbol of the democratic process। मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो एक मोस्ट विजिबल जो सिंबल जो बन चुके हैं अभी वो एक इलेक्शन है। कि हाँ, अगर रेगुलर इलेक्शन जो होल्ड कर अगर किए जा रहे हैं बाय गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री तो वो कंट्री कई हद तक हम कह सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि रेगुलर इंटरवल पे हर 5 साल पे या हर 4 साल में इन केस ऑफ इसराइल जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जिसमें जो सिटीजन है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड इन रनिंग द गवर्नमेंट। जो सिटीजन है उनका काफी प्रोएक्टिव रोल होता है डे टू डे जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो उसमें डायरेक्टली जो है सिटीजन कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एंशियंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट हम कई लोग ये कहेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत होती है जिसमें पंचायत बैठती है सभा बैठती है सब लोग मिलके एक गांव से रिलेटेड एक या कोई किसी भी ग्राम से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो वो हम कह सकते हैं क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट ये जो डेमोक्रेसी है ये एक जो लैक्स और करोड़ ऑफ पीपल को जब एक डिसीजन लेना होता है तब डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये प्रैक्टिस फॉलो करना इतना आसान नहीं होती। जब आपके गांव में 1,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, तब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है सब लोग मिल के बैठ रहे हैं, सब अपना अपना सजेशंस दे रहे हैं, उसके बाद जो है वोटिंग करके या कोई भी प्रोसीजर फॉलो करके डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो चीज जो है वो आसान है। पर जब लैक्स एंड करोड़ ऑफ पीपल को कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तब डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए जो रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों के द्वारा रूल करने का कहीं ना कहीं मतलब होता है कि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल करेंगे। इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री। मतलब जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो जो उनके बिहाफ पर जो है वो गवर्न करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं कंट्री को। ये जो मेथड है फॉलोड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने की जो मेथड होती है उसी को हम इलेक्शन बोलते हैं। जो सिटीजन्स होते हैं हैव अ लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन।
और इसी से जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड रोल हो जाता है मेजर डिसीजंस लेने में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लिए, चूज कर लिए। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी है कि वो डिसीजंस लें और वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो रन करें, कंट्री को गवर्न करें। जो सिटीजन्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज। कोई भी पॉलिसी जो फ्रेम हो रही है उसमें सिटीजन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। सिटीजन्स जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जो है वो डिसीजंस लेते हैं और उन सिटीजन्स के बिहाफ पे। और सिटीजन जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कोई डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस अरेंजमेंट को वेयर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो मेथड होती है जिसमें पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि जो डिसीजंस है वो तो रिप्रेजेंटेटिव्स लेने वाले हैं, तो उनको चूज करने की जो मेथड होने वाली है फिर वो भी उसके बारे में जानना, और वो जो जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हमारे सेकंड क्वेश्चन है वो हमें रिमाइंड करता है ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, कि सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। अगर ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। कई सारी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो भी इलेक्शंस होल्ड करती हैं। अब जैसे कि अब इनफैक्ट जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज डेमोक्रेटिक, अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है सिंगल पार्टी कंट्री है। अगर चाइना में इलेक्शंस हो अगर हो भी रहे हैं तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है, और एक ही पार्टी है जो डजेंट मैटर कि लोग वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि, पर क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी है कंट्री में तो सिर्फ वही पार्टी जीतने वाली है क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो चाइना कैन पोर्ट्रे इटसेल्फ बीइंग डेमोक्रेटिक एज डेमोक्रेटिक, बट हम भी जानते हैं कि जो इलेक्शंस हैं ये भले ही वो दिखा सकते हैं कि जो इलेक्शंस है वो हम टाइमली कंडक्ट करा रहे हैं, बट क्योंकि सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी है तो जो है लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी को चूज करना है। तो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक इन एनी सेंस। बट स्टिल जो ऐसी कंट्रीज होती है वो अपने आप को पोर्ट्रे करती है एज डेमोक्रेटिक। दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच अ वे दैट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। ऐसे इलेक्शन होल्ड करती कि उनका रूल जो है उन पार्टीज का जो रूल है वो खतरे में ना आ जाए। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कोई नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में? What do you think would distinguish a democratic from a non-democratic election? ऐसी क्या चीज है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन को नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से अलग करती है? तो इस चीज के बारे में आपको खुद बैठ के सोचना है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इलेक्शंस होल्ड करती है बट नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होल्ड करती हैं, और क्या ऐसे फैक्टर्स है जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को अलग करते हैं। क्या डिस्टिंग्विश जो फैक्टर्स हैं वो आपको खुद सोचना है। What can be done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic way? अब ऐसे क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसा क्या चीज करनी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि जो इलेक्शंस है इन अ कंट्री वो जो है वो डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट किए जाए। दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन। यही एक जगह है जहाँ पे जो है ये एक जगह है जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्ले में आ जाता है। जो को किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ ना कुछ बेसिक जो है वो बेसिक रूल्स जो है अबाउट इलेक्शंस वो ले डाउन कर देता है, वो मेंशन कर देता है। डिटेल्स जो होती है वो यूजुअली जो है लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर्स जो भी लॉज वगैरह पास करते हैं। जो डिटेल का जो काम है जो बाकी का उसको और एक्सपैंड करना जो है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो तो लेजिस्लेचर्स जो लॉज पास करता है, जो हमारा पार्लियामेंट पास करता है, तो और जो डिटेल है वो हम और डिटेल मेंशन कर सकते हैं। और जो बेसिक जो रूल्स हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से डिफाइन कर देता है, पहले ही मेंशन ले डाउन कर देता है। जैसे कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि कौन है एलिजिबल टू वोट, या कौन है एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, कौन कौन लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शन, अब कौन देखेगा कि इलेक्शन जो है वो फेयर और जस्ट हो रहे हैं कि नहीं, फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, इम्पार्शियल इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, ये कौन देखेगा, कौन सुपरवाइज करेगा। जो वोटर्स है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज करेंगे, और जो वोट्स है वो कैसे काउंट किए जाएंगे, एंड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको किस बेसिस पे जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं।
अगर हम बात करें कई मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वैसे ही जैसे कि बाकी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, वैसे ही जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इन सभी क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दे देता है। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है वो अब आपको इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, एंड दस क्या बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, कि भाई कौन एलिजिबल है वोट करने को, कौन जो है वो कंटेस्ट करेगा, जो इलेक्शन में खड़ा रहेगा, इलेक्शन को सुपरवाइज कौन करेगा, ताकि इलेक्शन जो है वो फ्री हो सके, फेयर हो सके, इम्पार्शियल हो सके। तो पहले जो 3 क्वेश्चन है ये इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हो, और इसी को हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक, कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो और फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो इंश्योर करते हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन। हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो सभी जो वोटर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पार्लियामेंट में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाने वाले हैं वोटर्स के, उनको एक फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्या तरीका होता है जिससे जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, किस तरीके से जो वोट्स हैं वो काउंट किए जाएंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा। तो फेयर रिप्रेजेंटेशन का जो बात करते हैं वो लास्ट 2 क्वेश्चंस बात करते हैं। अब हम अब इस चैप्टर में हम इन दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इलेक्शन से रिलेटेड वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। You may have noticed above a reference to different methods or the system of elections, कि हाँ भाई ऊपर बात की गई थी कि डिफरेंट मेथड्स होती हैं या सिस्टम होता है इलेक्शन के, इलेक्शन को हेल्ड कराने के लिए अलग अलग तरीके के सिस्टम्स जो या जो मेथड्स हैं वो फॉलो की जाती है। अब आपने सोचा होगा कि ये जो किस बारे में है, ये इतनी सारी मेथड्स, ये डिफरेंट मेथड्स, व्हाई दीज आर एंड व्हाट दीज वर ऑल अबाउट। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए अब आपने देखा होगा कि जो जो मेथड्स ऑफ इलेक्शनरिंग या कैंपेनिंग इन द इलेक्शन, डिफरेंट मेथड्स होती हैं जिससे जो लोग हैं वो इलेक्शन में कैंपेन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होती है इलेक्शन की, एक पूरा सिस्टम होता है इलेक्शन को कंडक्ट कराने का। एक देयर आर अथॉरिटीज एंड रूल्स अबाउट डूज एंड डोंट्स, कि हाँ आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, कि आप सिर्फ वोट एक ही बार दे सकते हैं, मल्टीपल वोट्स नहीं दे सकते आप, या जो भी कई न कई कई सारे रूल्स होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं जो चेक करती हैं, जो इंश्योर करती हैं कि जो इलेक्शन है वो इम्पार्शियल हो रहे हैं। इज दैट व्हाट इलेक्शन सिस्टम इज ऑल अबाउट, क्या इलेक्शन सिस्टम सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में है। आपने वंडर किया होगा व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू राइट डाउन कि जो वोट्स है वो कैसे काउंट किए जाएंगे और कैसे जो है इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको इलेक्ट किया जाएगा। क्या ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस नहीं है कि पीपल जाते हैं वो वोट करते हैं, जो किसी भी जो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है। ये क्या सिर्फ इतना ही जो है वो इलेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है पूरी दुनिया में, हम इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं। ये हमें क्योंकि ये हमें इसके बारे में इतना इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमें दिखता है। अगर हमें लगता है कि जो जिसको हाईएस्ट वोट मिल रहे हैं वो बन जाए, वो जीत जाएगा, बस बात खत्म, सिर्फ इतना ही है, तो इतना नहीं है, बहुत ही ज्यादा निटी ग्रिटीज होती है इसके पीछे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इलेक्शंस का। तो हम पढ़ने वाले हैं, वी हैव गॉट सो यूज टू अ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कि हमें लगता है कि दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर वे। हमें इतना ज्यादा मतलब इलेक्शन के सिस्टम के बारे में हम इतना यूज टू हो गए कि हमको ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करें तो पीपल जो है वो वोट करते हैं, और उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा। उनकी जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो मेजोरिटी ऑफ जो वोट्स जिसको मिलते हैं जिस पर्टिकुलर पार्टी को, वो जीतती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। बट पर फिर भी कई सारे अलग तरीके हो सकते हैं जिसमें पीपल जो है वो अपने चॉइस मेक देयर चॉइसेस, और वेरी डिफरेंट वेज हो सकते हैं इन विच उनके जो प्रेफरेंसेस हैं उनको काउंट किया जाए। ये जो डिफरेंट रूल्स होते हैं ऑफ गेम वो ये डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि जो एक्चुअल विनर है वो कौन कौन है इस चीज में। कुछ रूल्स जो है वो फेवर करेंगे बिगर पार्टीज को, पर कुछ रूल्स जो है वो स्मॉलर प्लेयर्स को जो है वो फेवर करेंगे। जो जो कुछ रूल्स होंगे जो मेजोरिटी कम्युनिटी जो है उसको फेवर करेंगे, बट कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। अब लेट अस लुक एट वन ड्रामेटिक इंस्टेंस टू सी हाउ दिस हैपेंस। अब हम एक इंस्टेंस की तरफ देखते हैं और जानते हैं कि ये कैसे होता है। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं।